by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। तारीख 14 मई 1948 शाम के 4 बजे तेल अवीव आर्ट म्यूजियम के बेसमेंट में ज्यूइश एजेंसी के मुखिया डेविड बेन गुरियन की आवाज़ गूंजी। उनके सामने लगभग 400 खासम खास मेहमान बैठे थे। उन्हें सीक्रेट न्योता भेजा गया था, वजह भी नहीं बताई गई थी। वे बेसब्री से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बेन गुरियन खड़े हुए, कमरे में चुप्पी छा गई। लोगों को सब्र का फल मिलने जा रहा था। बेन गुरियन बोले, इजराइल यहूदियों की जन्मभूमि थी, यहीं पर उनकी आध्यात्मिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान बनी, यहीं पर उन्हें आज़ादी हासिल हुई और उन्होंने एक अलहदा संस्कृति का निर्माण किया। यहीं से उन्होंने दुनिया को बाइबल दिया। अपनी ज़मीन से निकाले जाने के बावजूद यहूदियों ने कभी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी। बेन गुरियन ने आगे कहा, ब्रिटिश मैंडेट की समाप्ति के दिन और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रस्ताव के भरोसे पर इजराइल की धरती पर एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की जाती है। इस राष्ट्र को इजराइल के नाम से जाना जाएगा। इस तरह 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। ये आज़ादी दशकों तक चले संघर्ष के बाद मिली थी, हालांकि आगे की राह भी आसान नहीं थी। स्थापना के अगले ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था। उस घटना को 76 बरस पूरे हो गए हैं, मगर इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आज तक बरकरार है। कट्टू 2024 कई लोग मानते हैं कि इजराइल की आज़ादी की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए। מלחמת העצמאות שלנו טרם הסתיימה. היא נמשכת בימים אלה. तो आज हम जानेंगे इजराइल कैसे बना, जंग के बीच कैसे बनी आज़ादी और इजराइल की आगे की चुनौतियां क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इजराइल के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत हिब्रू बाइबल है। इसके मुताबिक जहां आज का इजराइल बसा हुआ है, वहीं यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। 12वीं सदी ईसा पूर्व तक यहूदी लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। 11वीं सदी ईसा पूर्व में किंग सॉल ने कबीलों को एकजुट किया। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल की स्थापना की। उन्हीं के वंशज हुए किंग डेविड। उन्होंने लगभग 1000 ईसा पूर्व में इस इलाके पर शासन किया। किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने जेरूसलम में फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। 722 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य का हमला हुआ। उन्होंने इजराइल के उत्तरी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 568 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नेबूचद्रेज़र का हमला हुआ। बेबीलोन आज के समय में इराक में है। उसने फर्स्ट टेम्पल तोड़वा दिया और यहूदियों को निकाल दिया। बेबीलोन का पतन हुआ तो पर्शियन साम्राज्य आया। उन्होंने यहूदियों के लिए दूसरा मंदिर बनवाया। कालांतर में कई और आक्रमणकारी आए और गए। मसलन 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हमला किया। फिर इजिप्ट और सीरिया के शासकों का राज रहा। पहली शताब्दी शुरू होने से पहले फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। रोमनों के शासन में सेकंड टेम्पल को तोड़ दिया गया। उसकी बस एक दीवार बची है, जिसको आज वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। ये यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। इसके बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम इजराइल के इतिहास की तरफ चलते हैं। रोमनों ने यहूदियों को निर्वासित कर दिया। वे अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों में चले गए। सबसे ज़्यादा यहूदी यूरोप में बसे, मगर यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था। उनके कुछ पूर्वाग्रह थे। वे यहूदियों को दोयम दर्जे का मानते थे। उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था। सेना और सरकार में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। यहूदियों के अलग गांव हुआ करते थे। उन्हें सिर्फ विशेष परिस्थितियों में बाहर निकलने दिया जाता था। कई जगहों पर उन्हें खून पीने वाला बताया गया। अफवाहों के आधार पर उनका नरसंहार किया गया। इन जातियों के बावजूद यहूदियों ने अपनी पहचान बनाई। बिजनेस, बैंकिंग और कॉमर्स के फील्ड में उनका बोलबाला था। इससे बहुसंख्यक आबादी को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ भावनाएं भड़काई। नतीजतन यूरोप के कई देशों ने उनको अपने यहाँ से निकाल दिया। हालांकि जो ईसाई धर्म कबूल कर लेते थे, उन्हें इससे छूट मिल जाती थी। ये समूची यूरोप में चल रहा था। इसके चलते यहूदियों की जिंदगी खाना बदोशों सी हो गई। उनका कोई अपना देश नहीं था और कोई दूसरा देश उन्हें अपना समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर 18वीं सदी के अंत में एक बड़ी घटना घटी। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। राजशाही खत्म हो गई। फिर यहूदियों को बुनियादी अधिकार मिले। सदियों तक अत्याचार झेलने के बाद उन्हें बराबर का इंसान समझा गया था। फ्रांस वाली घटना का असर धीरे धीरे बाकी देशों में भी हुआ। वहाँ भी यहूदियों को अधिकार मिलने लगे, मगर शंका का भाव बना रहा। इसलिए यहूदियों के अंदर अपना देश बनाने की भावना बनी रही। 19वीं सदी की 2 घटनाओं ने इस भावना को और विस्तार दिया। पहली घटना रूस में घटी थी। 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा यहूदी रूस में रहते थे। वहाँ अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन था। वो यहूदियों के प्रति उदार माने जाते थे, मगर 13 मार्च 1881 को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद उनका बेटा अलेक्जेंडर तृतीय गद्दी पर बैठा। वो यहूदियों के खिलाफ हीन भावना से भरा हुआ था।
उसी समय ये अफवाह भी फैली कि उसके पिता की हत्या में यहूदियों का हाथ था, लिहाजा उसने उनको दिए अधिकार छीन लिए। यहूदियों के खिलाफ हिंसा को शह दी। 1882 में उसने नियमों की एक सीरीज जारी की। इसको मई कानून के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यहूदियों के बिजनेस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। यहूदी छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों से बैन करने की कोशिशें हुई। इसके चलते लगभग 20 लाख यहूदियों ने पलायन किया। अधिकांश लोग अमेरिका और ब्रिटेन गए। कुछ लोग फिलिस्तीन भी पहुंचे, जिसे वे अपने पुरखों की ज़मीन मानते थे। दूसरी घटना फ्रांस में हुई। साल 1894 की बात है। एल्फ्रेड ड्रेफस फ्रेंच आर्मी में अफसर हुआ करते थे। उन पर जर्मनी को गुप्त जानकारियां बेचने का इल्ज़ाम लगा। एल्फ्रेड यहूदी थे। इसके चलते पूरे यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया, उन्हें गद्दार बताया गया। ये विरोध पूरी यूरोप में फैल गया। उनके खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट हुए। बाद में एल्फ्रेड निर्दोष साबित हुए, मगर इस घटना ने थियोडोर हर्जल नाम के एक पत्रकार को हमेशा के लिए बदल दिया। हर्जल भी यहूदी थे। वे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में रह रहे थे। 1896 में उन्होंने एक छोटी किताब लिखी, द ज्यूइश स्टेट के नाम से। इसमें तर्क दिया कि यहूदियों को अपने देश की सख्त ज़रूरत है, तभी यहूदी विरोध खत्म हो सकता है और वे शांतिपूर्वक और स्वतंत्र तरीके से अपनी ज़मीन पर रह सकते हैं। इस विचार को ज़ायनिज़्म का नाम दिया गया। 1897 में हर्जल ने स्विट्ज़रलैंड में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई। वहाँ वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। इसने यहूदी राष्ट्र की स्थापना का प्रण लिया। इसके लिए पहले अर्जेंटीना और ईस्ट अफ्रीका के विकल्प पर चर्चा हुई थी। अंत में उन्होंने फ़िलिस्तीन का विकल्प चुना। मगर ज़ायनिस्ट मूवमेंट का जोर फ़िलिस्तीन पर क्यों था, ये समझने के लिए हमने बिट्सलॉ स्कूल में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। सुनिए। यहूदियों को हिस्टोरिकली पहली बार खदेड़ा गया था जेरूसलम और उसके आसपास के एरिया से 73 AD में रोमन एम्पायर के टाइम पे। और बहुत सारी ट्राइब्स का नामो निशान भी खत्म हो गए थे, जिनको लॉस्ट ट्राइब्स भी कहते हैं। तो जो यहूदी संप्रदाय है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर गया। और तब से ही एक ये धार्मिक प्रथा स्टार्ट हुई थी कि जब भी यहूदी पूजा करते हैं तो वो पूजा अर्चना के वक्त अपना रुख, अपना फेस जेरूसलम की डायरेक्शन में करते हैं। तो जैसे मुस्लिम्स के लिए काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना इज अ प्रैक्टिस, वैसे ही यहूदियों के लिए जेरूसलम की तरफ रुख करके प्रे करना बिकेम अ प्रैक्टिस। एंड उनकी सारी प्रेयर में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड वर्ड्स होते थे कि हम कभी दोबारा जेरूसलम की धरती पे पैर रखेंगे और हम कभी दोबारा जाके जेरूसलम में प्रे करेंगे। तो जेरूसलम की जो धार्मिक एक लोकस स्टैंडा है जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंस जिसको कहते हैं, वो हमेशा से रहा है। तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू में जरूर ये कुछ टाइम के लिए ऑल्टरनेटिव लैंड एरियाज के बारे में सोचा था कि वो अर्जेंटीना में देखा जाए, ईस्ट अफ्रीका में देखा जाए। लेकिन जितने भी मेजर मेंबर्स थे, सबसे सीनियर मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनके दिमाग में जेरूसलम और उसके आसपास का एरिया, जो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक प्रोविंस हुआ करता था, सीरिया, एक गवर्नरेट हुआ करता था जो डमास्कस से रूल होता था, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया था जिसको पैलेस्टाइन कहा जाता था तब। तो उनके दिमाग में पैलेस्टाइन हमेशा से एक ऑप्शन था, इसीलिए क्योंकि उनके लिए उनका सबसे पवित्र स्थान जेरूसलम में था। ये इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स थे, जैसे वो एक ऐसा एरिया था जो अपने क्लाइमेट की वजह से, काफी ड्राई क्लाइमेट की वजह से काफी खाली एरिया था, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, जहाँ पे जमीन खरीद कर यहूदियों को सेटल करके एक देश की संकल्पना करना ज्यादा आसान भी था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण धार्मिक ही था कि भले ही ज़ायनिज्म एक सेक्युलर मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ, लेकिन जेरूसलम और उसके आसपास की जगह में देश की स्थापना करने का जो निर्णय था वो क्लियरली धार्मिक। जब ज़ायनिस्ट आंदोलन आकार ले रहा था, उस वक्त फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। उनका राज 1917 तक चला। 1917 में ब्रिटिश फौज ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उसी बरस नवंबर में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बालफोन ने ब्रिटिश यहूदी उद्योगपति लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसमें 67 शब्दों में यहूदियों के लिए अलग देश का वादा किया गया था। यही आगे चलकर इजराइल की स्थापना का आधार बना। जिस समय वॉल्फर ये घोषणा कर रहे थे, फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या 10% के आसपास थी, बाकी 90% आबादी की राय तक नहीं पूछी गई थी। खैर, 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। फिर विजेता देश मैंडेट सिस्टम लेकर आए। इसके तहत जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और बुल्गारिया के नियंत्रण वाले इलाकों पर विजेता देशों ने कब्जा कर लिया।
आज़ादी मिलने तक वे इन इलाकों पर शासन करने वाले थे। फिलिस्तीन का मैंडेट ब्रिटेन को मिला। जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया गया। इसी बीच यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा। सबसे ज़्यादा तबाही जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने मचाई। उसने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या कराई। जो बच गए वे जान बचाकर भागे। बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन आए। जब उनकी संख्या बढ़ी तो अरब मुस्लिम नाराज़ होने लगे। उन्हें लगा हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। फिर दंगे होने शुरू हो गए। ब्रिटेन के लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया। 1947 में वो फिलिस्तीन का मामला यूनाइटेड नेशंस में ले गया। 1917 के बॉल्फोर डिक्लेरेशन और 1947 के यूएन रेजोल्यूशन के बीच में क्या हुआ था? ब्रिटेन को फिलिस्तीन का मुद्दा यूएन में क्यों ले जाना पड़ा? सुनिए। ब्रिटेन के पास जैसे ही पैलेस्टाइन का कंट्रोल पहुंचा तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीदें बढ़ी कि बैल्फोर डिक्लेरेशन को अब इम्प्लीमेंट करेगी ब्रिटिश सरकार और वहां पे बहुत ही जल्दी एक यहूदी देश बन जाएगा। लेकिन ब्रिटिश को एक प्रॉब्लम समझ में आई जब उनके हाथ में पैलेस्टाइन का एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा। उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये उतनी खाली जमीन नहीं है जितना उन लोगों ने सोचा था, जितना वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था और जैसे कि एक आइडिया दिया गया था। उन्होंने रियलाइज किया कि वहां बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और वो मुस्लिम्स उनका साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी जितने भी इश्यूज होंगे वो दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। सो जैसे ही फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन ब्रिटिश कंट्रोल में पहुंचा, ब्रिटिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जिस तरह हम पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स को ट्रीट करेंगे उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा ब्रिटेन की सबसे ज्यादा फायदेमंद कॉलोनी पे, वो है इंडिया। और अगर इंडिया के मुस्लिम्स को कोई नाराजगी होती है तो इंडिया में ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो उस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लंदन में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गई जो बैल्फोर डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के खिलाफ खड़ी होने लगी और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। ब्रिटिश ने शुरू के 5-6 साल तक कुछ नहीं किया, 1924 के आसपास तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो यहूदियों का माइग्रेशन हो रहा था पूरी दुनिया से फिलिस्तीन में, उसको भी रोकने की कोशिश करी, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक 3 अलग अलग गुट बन गए, मुस्लिम्स, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और यहूदी, जो वहां का संप्रदाय धीरे धीरे बढ़ रहा था और इनके आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे। सो 1919 से लेकर 1939-40 तक हम देखते हैं कि जितना भी माइग्रेशन हुआ है यहूदियों का पैलेस्टाइन में, वो ज्यादातर इलीगल हुआ है। ब्रिटिश ने कई शिप्स को पकड़ा है, उनको वापस भेजा है और उनको आने की मनाही दी है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसी दौरान दंगे भी बहुत बड़े हैं मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में। यही वो टाइम था जब यहूदी संप्रदाय के बहुत सारे यंग लोगों ने ये रियलाइज किया कि वो रिलाय नहीं कर सकते ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उनकी हेल्प करी जाएगी। तो उन्होंने अपने ही आर्म्ड ग्रुप बनाने शुरू किए। अब खुद ही अवैध तरीके से हथियार इकट्ठे किए, ट्रेनिंग दी अपने लोगों के लिए। और आज की डेट में हम जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो मोसाद हो, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का बीज उसी टाइम पे बोया गया था। तो जैसे एक ग्रुप था जिसका नाम था इरगुन, IRGUN। सो इरगुन को फोररनर माना जाता है इजरायली डिफेंस फोर्स का। 1948 तक आते आते या उससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तब तक आते आते पूरी दुनिया में एक तरह से और ब्रिटेन में एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि अब कलोनियलिज्म खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और कुछ चीजों का सल्यूशन सिर्फ कलोनियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। 1947 में ब्रिटेन ने इंडिया में पार्टीशन किया और उन्होंने देखा कि कैसे पार्टीशन कितना मेसी हुआ, कितना प्रॉब्लमेटिक तरीके से हुआ। उनको ये समझ में आ गया कि बिल्कुल इसी तरह का कुछ फिलिस्तीन में करना पड़ेगा। इंडिया में अगर हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को अलग अलग देशों में बांटा गया है, तो उसी तरह का कुछ फिलिस्तीन में करना चाहते थे, यहूदी बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग अलग देशों में। लेकिन वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल सिंपैथी बहुत बढ़ती जा रही थी यहूदियों के लिए, क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया था कि होलोकॉस्ट नाम के एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज नाजी जर्मनी ने करी है। तो अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए ब्रिटेन ने ये जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस को दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, उसके बाद ये पहला मेजर इशू था जो यूनाइटेड नेशंस को रेकमेंड किया गया। तो यूनाइटेड नेशंस का पहला मेजर केस था जो आज की डेट तक वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये भी कई बार एज एन एग्जांपल यूज किया जाता है ये कहने के लिए कि यूनाइटेड नेशंस उतना सक्सेसफुल नहीं रहा।
यूएन में क्या हुआ? यूएन ने समाधान ढूंढने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई, यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन फिलिस्तीन के नाम से। इसमें 11 देशों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने फिलिस्तीन और अमेरिका में यहूदी गुटों और नेताओं से बात की। अरब लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। 3 सितंबर 1947 को यूएनएससीओपी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उन्होंने 2 विकल्प सुझाए। पहला विकल्प था फिलिस्तीन को बांटकर 2 अलग देशों की स्थापना की जाए। 7 देशों ने इसका समर्थन किया। दूसरा विकल्प था यहूदी और अरब आबादी के लिए अलग अलग प्रांतों की स्थापना हो, सेंटर में एक शासन हो। भारत, ईरान और यूगोस्लाविया इसके पक्ष में थे। ऑस्ट्रेलिया ने वोटिंग ही नहीं की। इस तरह पहले विकल्प पर सहमति बनी। फाइनल प्रस्ताव पर नवंबर 1947 में यूएन की जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। 33 देशों ने इसका समर्थन किया। 13 ने विरोध में वोट डाला। 10 देशों ने किसी को वोट नहीं दिया। इस पर फिलिस्तीन पार्टीशन प्लान पास हो गया। 45% जमीन इजराइल के लिए दी गई, 55% पर फिलिस्तीन बनने वाला था। यहूदी नेताओं ने इसको तुरंत मान लिया, मगर अरब देशों ने प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर यहूदी देश बना तो हम उसको नक्शे से गायब कर देंगे। यहूदियों को अब इंटरनेशनल सपोर्ट की दरकार थी। उन्हें अमेरिका से उम्मीद दिखी। उस वक्त हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक ट्रूमैन यहूदियों को लेकर बहुत उदार नहीं थे। निजी बातचीत में वे गालियां भी बकते थे। अमेरिका अरब देशों की नाराजगी मोल लेने से भी बचना चाहता था, इसलिए उसने दूरी बनाने की कोशिश की। ट्रूमैन ने यहूदी नेताओं से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। तब ज्यूइश एजेंसी ने खाइम वाइखमैन को अमेरिका भेजा। वाइखमैन वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया रह चुके थे। उन्हें ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आध्यात्मिक नेता कहा जाता था। बाद में वो इसराइल के पहले राष्ट्रपति बने। वाइखमैन ने ट्रूमैन से मिलने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। तब उन्होंने एडी जैकबसन का रुख किया। एडी ट्रूमैन के साथ फौज में रह चुके थे। उन्होंने साथ में बिजनेस भी किया था। वे बिना किसी रोक टोक के व्हाइट हाउस में जा सकते थे। गैरी गिन्सबर्ग अपनी किताब फर्स्ट फ्रेंड्स द पावरफुल अनसंग एंड अनइलेक्टेड पीपल हु शेप्ड आवर प्रेसिडेंट्स में एक दिलचस्प किस्सा बताया है। वो 13 मार्च 1948 की तारीख थी। ट्रूमैन ओवल ऑफिस में बैठे फाइलें देख रहे थे। तभी सेक्रेटरी ने बताया कि एडी बाहर बैठे हैं। उनको तुरंत अंदर बुलाया गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कहा, हैरी, पहली बार मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूं। तुम्हें एक बार वाइखमैन से मिलना चाहिए। इतना सुनते ही ट्रूमैन भड़क गए। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमा ली। एडी को लगा उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तभी उनकी नज़र कमरे में लगी एंड्रू जैक्सन की मूर्ति पर पड़ी। एंड्रू जैक्सन 1829 से लेकर 1837 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन उनको अपना हीरो मानते थे। ट्रूमैन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उस घटना का जिक्र मिलता है। एडी ने उनसे कहा, हैरी, तुम एंड्रू जैक्सन को अपना हीरो मानते हो। मेरा भी एक हीरो है। उनका नाम खाइम वाइखमैन है। वो इस धरती पर मौजूद सबसे महान यहूदी हैं। वो बूढ़े और बीमार हो चुके हैं, फिर भी इतनी दूर से तुमसे मिलने आए हैं। तुम उन्हें देखना तक नहीं चाहते। तुम ऐसे तो नहीं थे। इतना सुनने के बाद ट्रूमैन ने हार मान ली। वो वाइखमैन से मिलने के लिए राजी हो गए। मीटिंग में वाइखमैन ने ट्रूमैन को सपोर्ट देने के लिए मना लिया। जब 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने आज़ादी की घोषणा की, उसकी महज 11 मिनट बाद अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी। 15 मई को ब्रिटेन का मैंडेट खत्म हो गया। वो चुपचाप निकल गया। उस समय तक अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया था। पहला अरब इसराइल युद्ध 1949 तक चला। इसराइल इसमें 20 साबित हुआ। उसने फिलिस्तीन को मिली ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। वे इसको नकबा का नाम देते हैं। इसका मतलब होता है बड़ी आपदा। एक अनुमान के मुताबिक नकबा में लगभग 7.5 लाख लोग विस्थापित हुए। उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दूसरा अरब इसराइल युद्ध 1967 में हुआ। इसराइल ने 6 दिनों के भीतर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सीरिया के गोलन हाइट्स और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। आज भी जब कभी 2 स्टेट सोल्यूशन की मांग उठती है, 1967 वॉर से पहले वाली सीमा का जिक्र जरूर होता है। 1967 की जंग के बाद इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा कैसे बदल गई, ये रेफरेंस पॉइंट क्यों बन गया? देखिए, 1948 के बाद से लेकर 1967 तक फिलिस्तीनियों का अपना कोई लीडरशिप नहीं। फिलिस्तीनियों के बारे में जो आवाज उठाई जाती थी, वो ज्यादातर आसपास के अरब देशों के लीडर्स उठाते थे। उनकी अपनी कोई एक बड़ी संस्था नहीं थी, कोई बड़ा संगठन नहीं था जो फिलिस्तीनियों के लिए खुद आवाज उठा सके। उसका एक नतीजा ये निकला कि 1948 की लड़ाई के बाद, जिसको इजरायली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, उसके बाद से फिलिस्तीनियों में और आसपास के अरब देशों में डिमांड यही थी कि यूनाइटेड नेशंस ने जो 1948 में पार्टीशन प्लान दिया था, अब हमें वो मंजूर है। लेकिन तब तक इजरायलीज ये कहने लगे थे कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पास वक्त था 1948 में इसे स्वीकार करने का, आपने नहीं किया, और अब हम वापस 1948 के यूएन पार्टीशन प्लान पे नहीं जाना चाहते। 1967 की जंग के बाद जब इजराइल ने
वेस्ट बैंक पे कब्जा किया और गाजा पे कब्जा किया। वेस्ट बैंक को जॉर्डन से जीता और गाजा को इजिप्ट से जीता। तो उसके बाद फिलिस्तीनियों को ये लगने लगा कि अब शायद हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। कुछ यंग नेता थे जिन्होंने पर्शियन गल्फ के कुछ अलग अलग कंट्रीज में थे, कोई बहरीन में था, कोई कुवैत में था, उन्होंने साथ मिलकर ये संगठन बनाया जिसका नाम पीएलओ बना, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके लीडर थे यासर अराफात। तो 1967 में हम देखते हैं कि पहली बार फिलिस्तीनियों का अपना एक संगठन उभरता है जो उनकी अपनी खुद की लड़ाई की लीडरशिप लेने की कोशिश करता है। बट इन यंग लीडर्स को ये रियलाइज होने लगता है कि 1948 के यूएन पार्टीशन प्लान पे वापस जाना अब शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा। उनमें से कुछ ने 1980 तक की कोशिश करी है, ये बात करी है कि हमें पार्टीशन प्लान चाहिए। तो इफेक्टिवली हमें देखते हैं कि 1967 में जब यासर अराफात की लीडरशिप में पीएलओ बनता है, सो पीएलओ डिप्लोमेसी की तो बात करते ही है, बातचीत की बात, बट साथ साथ उनके बहुत सारे रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। जैसे कि एक ब्लैक सितंबर ग्रुप था, या फिर कुछ वक्त के लिए पीएफएलपी एक मिलिट्री या फिर टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। 1980 के दशक में हम देखते हैं कि धीरे धीरे पीएलओ में रियलाइजेशन स्टार्ट होता है कि 1948 के यूएन पार्टीशन प्लान पे हम नहीं जा सकते। हमारे लिए जो सबसे प्रैक्टिकली पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो 1967 की ग्रीन लाइन वाला एरिया, यानी 1967 की वॉर से पहले वेस्ट बैंक जहां इजराइल की कोई प्रेजेंस नहीं थी, और गाजा जहां पे इजराइल की कोई प्रेजेंस नहीं थी, इन दो एरियाज में वो फिलिस्तीनी देश बनाने की बात करते हैं। वो इस बात से आज भी बहुत खुश नहीं है। अगर जैसे ऑब्वियसली हमास से आप बात करें तो हमास कहता है कि कई बार ये कहता है कि हमें 1967 वाले बाउंड्री भी नहीं चाहिए, हमें पूरा फिलिस्तीन चाहिए, 1948 से पहले वाला भी। लेकिन ये पॉलिटिकल मजबूरी है जिसकी वजह से पीएलओ या पीएलओ के अंदर फतह, इन लोगों ने अपने आप को इस कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी कर लिया है कि हमें 1967 की बॉर्डर वाला ही स्टेट मिल सकता है, इससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं कर सकते। 1967 के बाद अगली बड़ी जंग 6 बरस बाद हुई। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने यौम किपुर के दिन सरप्राइज अटैक किया। इसराइल को बड़ा झटका लगा, मगर उसने जल्द ही पलटवार भी किया। अंत में डिप्लोमेसी से लड़ाई खत्म हो गई। इजिप्ट के बाद जॉर्डन और जॉर्डन के बाद बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान ने इसराइल को मान्यता दी। 1973 की जंग के बाद इसराइल और अरब देशों के रिश्ते में क्या बदलाव आए, जानते हैं। लेकिन जो सबसे पहला अरब देश था जिसने अमेरिकन प्रेशर के अंदर आकर इसराइल के साथ संबंध स्थापित किए, एक शांति समझौता साइन किया, वो था इजिप्ट। और उसके बाद 1990 के दशक में हमने देखा कि जॉर्डन ने भी एग्रीमेंट साइन किया है। सो 1973 से लेकर अभी हाल फिलहाल जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है 2022 में, इस दौरान में सिर्फ 2 ऐसे देश थे जिन्होंने ऑफिशियली कोई भी शांति समझौता साइन किया, वो है इजिप्ट और एक जॉर्डन। लेकिन शांति समझौता साइन करने का मतलब ये नहीं था कि इन देशों के भी अपने रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे इसराइल के साथ। इसका मतलब सिर्फ ये था कि डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस से भी ज्यादा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में इन 3 देशों में आपस में काफी संबंध थे। लेकिन उसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, टूरिज्म, ट्रेड या बिल्कुल टॉप नेताओं का एक दूसरे की कंट्री को विजिट करना, ये बहुत कम था, मिनिमल था। यानी इन देशों में भी गवर्नमेंट के लेवल पे हो चाहे जनता के लेवल पर हो, इजराइल के लिए एक्सेप्टेंस नहीं था, इजराइल के लिए सहानुभूति नहीं थी। वो सारी सहानुभूति फिलिस्तीनियों के लिए थी और आज भी फिलिस्तीनियों के लिए ही है। जो चेंज आया था 73 के बाद वो प्राइमरीली अमेरिका के प्रेशर की वजह से आया था, और इस वजह से आया था क्योंकि इन जो 2 देश थे इजिप्ट और जॉर्डन, इनके अपने भी कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी जिनमें इनको लगने लगा था कि हमें अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस की हेल्प चाहिए, नहीं तो कुछ इनके अंदर, इनके देश के अंदर के कुछ गुट हैं जो शायद तख्ता पलट कर सकते हैं या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू किसी तरह का भी खतरा पैदा कर सकते हैं इन देशों के लिए। वो इजिप्ट के लिए भी है और वो जॉर्डन के लिए भी है। लेकिन अगर आप लार्जर लेवल पे, रीजनल लेवल पे अरब देशों और इजराइल के संबंधों की बात करते हैं, सो वो संबंध 1973 से पहले जितने कड़वे थे, 1973 के बाद इनफैक्ट और ज्यादा कड़वे हो गए। जैसे जैसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या उससे कनेक्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अटैक बढ़े,
इजरायलीज का रिटेलिएशन बढ़ा, तो वो रिश्ते और बिगड़ते गए। और उसी का एक नमूना अभी हमने देखा भी, अब्राहम अकॉर्ड के बाद भी हमने देखा कि अरब देशों की जनता में फिलिस्तीनियों के लिए सहानुभूति है, लेकिन इन अरब देशों की सरकारों ने इजराइल के साथ संबंध तो स्थापित किए, लेकिन जैसे पहले पीएलओ करता था, वैसे इस बार हमास ने पूरे उस इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट करते हुए अटैक किया, और इन देशों की सरकारों को प्रेशर में आकर अब फिलिस्तीनियों की तरफ से बोलने पे मजबूर होना पड़ा और इजराइल से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ी। यही पूरा चक्र 1973 से अब तक चलता आया है। यही चक्र इजराइल के इजिप्ट के संबंधों के साथ भी हुआ और इजराइल और जॉर्डन संबंधों के साथ भी हुआ। जब जब फिलिस्तीनियों की तरफ से कुछ एक्शन होता था, कोई वायलेंस होता था, या इजराइल की तरफ से कुछ रिटेलिएटरी वायलेंस होता था, तो जॉर्डन की सरकार, इजिप्ट की सरकार प्रेशर में आकर फिर इजराइल को क्रिटिसाइज करने पे मजबूर होती थी और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने में। और आज भी हम वही चक्र पूरा चलता हुआ देख रहे हैं। इजराइल को अरब देशों के साथ साथ फिलिस्तीनी गुटों से भी समझौते करने पड़े हैं। 1990 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओस्लो अकॉर्ड्स किया। इसके लिए इजराइल के दो नेताओं यित्ज़हाक राबिन और शिमोन पेरेज और पीएलओ के लीडर यासिर अराफात को नोबेल पीस प्राइज मिला। इसके बावजूद ये पीस डील पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। हालांकि पीएलओ ने हिंसा का रास्ता जरूर छोड़ दिया, फिर भी इजराइल की चुनौती खत्म नहीं हुई। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे कई गुट अभी भी सक्रिय हैं। वे इजराइल के खात्मे की बात करते हैं, इसके लिए समय समय पर हमले भी करते रहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसका वीभत्स रूप दिखा, जब हमास ने 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी और 250 से ज़्यादा को बंधक बनाकर ले गए। हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अभी भी जारी है। एक तरफ अरब देश इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काम करें, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी गुटों की हिंसा बढ़ रही है। ये इजराइल की स्थापना के समय से चला आ रहा है, बस गुटों के नाम बदले हैं, उनकी रणनीति वही है। ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती और आने वाले समय में इसका क्या भविष्य दिखाई देता है? स्पेशली जब तक इजराइल में राइट विंग पॉलिटिकल गुटों का प्रेशर रहेगा, उनका दबदबा रहेगा, तब तक कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज इजराइल की कोई भी सरकार करना मुनासिब नहीं समझेगी, नहीं अफोर्ड कर पाएगी अगर उन्हें सत्ता में रहना है तो। दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी गुट हैं, उनके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। उनको लगता है कि हमारे पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है। ऐसे गुटों की कोई कमी नहीं होगी। उन गुटों को रिक्रूट करने के लिए यंग लोगों की कमी नहीं होने वाली है। जब तक इजराइल का इस तरह का कंट्रोल रहेगा, जहां पे फिलिस्तीनियों को लगेगा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, तब तक कोई ना कोई फिलिस्तीनी गुट किसी न किसी नाम से हमेशा उभरता रहेगा और इजराइल के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस रेज करता रहेगा। वो सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन 2 स्टेट सोल्यूशन ही है कि इजराइल को कभी ना कभी अगर परमानेंट पीस चाहिए तो उन्हें फिलिस्तीनियों को एक स्टेट देना पड़ेगा। अब वो स्टेट कहाँ होगा, ये अपने आप में एक और भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि अगर पूरे वेस्ट बैंक और पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों का स्टेट देने की बात होती है तो इजराइल को अपने सारे सेटलमेंट्स हटाने पड़ेंगे वेस्ट बैंक से। इन सेटलमेंट्स को हटा के इनकी जमीन को फिलिस्तीनियों को देना पड़ेगा। इन सेटलमेंट्स में जो तकरीबन 6 लाख सेटलर्स रह रहे हैं, उनके लिए कहीं और घर बनाना पड़ेगा, उनको कहीं और सेटल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि आज की सरकार में ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, राइट विंग के पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो ये नहीं होने देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जैसे हम मिनिस्टर्स का जिक्र करते रहते हैं कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजलेल स्मोट्रिच, या उनके इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर्स खुद इन सेटलमेंट्स में रहते हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का इन सेटलमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक आता है। तो ये मिनिस्टर्स और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज कभी अलाउ नहीं करेंगे कि इन सेटलमेंट्स को हटाकर और इन जमीन को फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए। सो इस वजह से मुझे लगता है कि ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का कोई सल्यूशन हाल फिलहाल में उभरता मुझे नहीं दिखता। ये तो हुआ इजराइल का इतिहास। अब वर्तमान पर लौटते हैं, जान लेते हैं आज़ादी के मौके पर क्या क्या हुआ। हमास के साथ जारी जंग के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन फीका रहा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रमात गान में एक अस्पताल का दौरा किया, वहां घायल सैनिकों से मुलाकात की। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के घर पर शहीद सैनिकों की याद में कार्यक्रम रखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर्जोग को चिट्ठी लिखी, स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेजी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पीओके से है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बवाल खत्म हो गया है। 14 मई को जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया।
वे महंगाई और बिजली पर टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्लान मुजफ्फराबाद तक मार्च करने का था। पाकिस्तान सरकार ने इसको रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई थी। फिर 13 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीओके के लिए 700 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया। 13 मई को ही पीओके सरकार ने सभी मांगों को मानने की बात कही। फिर भी हिंसा कम नहीं हुई। शाम में पाक रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। इससे प्रदर्शन और भड़क गया, मगर 14 मई की शाम JAAC ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। प्रदर्शनकारियों को कहा कि वे अपने घर लौट जाएं। उन्होंने मारे गए पुलिस वाले और प्रदर्शनकारियों के लिए मुआवजे की मांग भी की। पीओके के प्रोटेस्ट को विस्तार से समझने के लिए आप दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं आज की दूसरी सुर्खी की तरफ। ये सिंगापुर से है। लॉरेंस वोंग 15 मई को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सिंगापुर में 20 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री बदल रहा है। सिंगापुर के 59 वर्षों के इतिहास में केवल 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे पहले पीएम थे ली कुआन यू, वो 1959 से 1990 तक कुर्सी पर रहे। फिर आए गो चोक टोंग, वो 1990 से 2004 तक पीएम रहे। तीसरे थे ली सीन लूंग। ली अगस्त 2004 से प्रधानमंत्री हैं। वो सिंगापुर के पहले पीएम ली कुआन यू के सबसे बड़े बेटे हैं। 15 मई को लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे रोचक बात है, अब तक सिंगापुर के सभी प्रधानमंत्री एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पीपुल्स एक्शन पार्टी। पीपुल्स एक्शन पार्टी सिंगापुर की सबसे मजबूत पार्टी है। लॉरेंस वोंग की कहानी क्या है? दिसंबर 1972 में उनका जन्म हुआ। पिता सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। बचपन में म्यूजिक का शौक था, लेकिन करियर उसमें नहीं बन पाया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद अमेरिका की विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद में हार्वर्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली। पढ़ाई के बाद सरकारी कामकाज में जुट गए। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने काम किया। 2011 में रक्षा मंत्री और उसके बाद शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। फिर 2020 में देश कोविड संकट से गुजरा। इस दौरान उन्होंने देश में महामारी को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई। वो इस दौरान एक अच्छे वक्ता के रूप में भी उभरे। विदेशी मीडिया के सवालों के जवाब बड़ी हिम्मत से दिए। इससे नौजवानों में वो लोकप्रिय हुए। वो फिलहाल देश के उप प्रधानमंत्री हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।